मैं अपनी कार से जैसे ही घर में घुसा, घर के आंगन में लगी फूलों पर मेरी नजर पड़ी। सच, कितना मनमोहक रंग है इन फूलों का। खिला खिला सा चटक रानी कलर कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका मुझे प्रीति की याद दिला गया। लाख कोशिश करने पर भी प्रीति को भुला पाना आसान नहीं। प्रीति ने बॉटनी विषय में एमएससी की थी, तभी तो उसे पेड़ पौधों का बहुत ज्ञान था। हर पौधे के बारे में वह बताती रहती कि आरुकेरिया लगाना हो तो जोड़े में लगाना चाहिए। लेकिन एक पौधा ही उसका बहुत महंगा आता था। मैंने कहा कि यदि शौक पूरा करना है तो एक ही लाकर लगा लो। उसने सामने लॉन में कई रंग के गुलाब लाकर लगाए थे, जो उस घर में आज भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके बाद उसने बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ पौधे मंगवाकर लगवाए, जिनके बारे में मैं जानता तक नहीं था। प्रीति की उस अदा पर हंसी आ जाती मुझे। मैं मन ही मन सोचता कि कब तक उसे याद करके पल पल मरता रहूंगा। मुझे उसे भूल जाना चाहिए। मगर दूसरे ही पल मन में सोचता कि उसे भूल जाना क्या इतना आसान है। घर में घुसने से पहले ही मेरा मन उदास हो गया। घर के बाहर जो मेरी नेम प्लेट लगी थी, वह भी प्रीति ने ही बनवाई थी, और उसे देखकर कहा था कि वाह मोहित सिंह जी, आप तो बड़े रौबदार लग रहे हो। उस दिन रविवार था। किताबों की अलमारी साफ किए हुए बहुत समय हो गया था। सो मैंने यह निश्चय किया कि बहादुर को कह दूंगा कि उसे जब समय मिलेगा वह अपने हिसाब से इसकी सफाई कर देगा। लेकिन बहादुर इसकी सफाई करे उसके पहले कुछ बेकार किताबों को रद्दी में निकालने के लिए उन्हें एक बार देख लेना चाहिए। यह सोचकर मैंने किताबों की अलमारी खोली और किताबें निकालने लगा। दो पुरानी किताबों के बीच में से एक खूबसूरत सा कार्ड निकला, जिस पर लिखा था मोहित वेट्स प्रीति। यह कार्ड भी प्रीति ने ही पसंद किया था। कहने लगी थी कि अगर तुम्हें भी पसंद हो तो इसमें हम लाल रंग की जगह हल्का गुलाबी और सुनहरी रंग करवा दें। आज भी वह शादी का कार्ड जो का त्यों था, और मुझे मुंह चिढ़ा रहा था कि तुम जो इतना अपनी मोहब्बत का दम भरते थे, उसका क्या हुआ। सच, वह प्रेम विवाह था या पारंपरिक विवाह, कोई कह नहीं सकता था। मैंने प्रीति को देखा। वह मुझे बहुत पसंद आ गई थी। कि यह चाहत प्रेम में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर भी यह कहना गलत होगा कि यह प्रेम विवाह था। मैंने घर वालों की रजामंदी से सभी रिश्तेदारों के बीच हिंदू संस्कारों को पूरा करते हुए पारंपरिक तरीके से यह विवाह किया था। प्रीति दुल्हन के रूप में घर आ गई। इतनी खूबसूरत बहू पाकर सभी खुश थे। प्रीति को जैसे कुदरत ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। जो भी उसे देखता मुग्ध हुए बिना नहीं रहता था। बोलती तो जैसे वातावरण में मधुर संगीत बज उठता। चलती तो जैसे जैसे धरती आसमान मंत्रमुग्ध हो देखने लगते। रूप ऐसा कि हाथ रख दो तो मैली हो जाए। गुणों की खान थी वह। ऊपर से सुरुचिपूर्ण रहन सहन उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता था। वह कॉलेज में व्याख्या के पद पर 2 साल से कार्यरत थी। मुझे तो लगता था जैसे मुझे मन मांगी मुराद मिल गई हो। शादी से पहले मैंने न जाने कितनी लड़कियां देखी थी, परंतु हर बार यह कहकर टाल दिया कि यह लड़की ठीक ही है। लेकिन जब प्रीति को देखा तो मेरे मन मंदिर में मधुर घंटियां बज उठी। कितनी लड़कियों की तस्वीरें देखी मैंने, लेकिन कोई भी मन के एल्बम में फिट नहीं हुई। लेकिन प्रीति मन में ऐसी बसी कि फिर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा मैंने। मुझे आज भी याद है वह शादी का दिन, उसके साथ बीते वह मधुर क्षण। कितनी कोमल, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी थी प्रीति। शादी के कुछ महीने मोहब्बत की बातें करते घूमते फिरते पलक झपकते ही निकल गए। उन दिनों प्रीति के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था मुझे। मैं ही नहीं, सारे घर वाले, खासकर के मम्मी पापा भी प्रीति की बहुत तारीफ करते नहीं थकते थे। ऐसा कुछ विशेष था उसमें जो हर किसी को दीवाना बना देती थी। मुझे भी मेरे सभी दोस्त छेड़ते थे, कहते देखो इसने तो भाभी पर मोहित होकर अपना नाम सार्थक कर लिया। शादी के बाद मुश्किल से 6 महीने ही बीते होंगे कि मेरी पोस्टिंग देहरादून हो गई। मैं प्रीति को लेकर देहरादून आ गया। उसने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। मैंने तब भी उसे बहुत समझाया, मेरी तो जगह जगह पोस्टिंग होती रहेगी प्रीति, तुम छुट्टी कब तक लेके रहोगी। यह नौकरी छोड़ दो और आराम से मेरे साथ चलकर रहो। मगर उस समय प्रीति मेरी बात टाल गई। बात आई गई हो गई और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ मुझे बंगला मिल गया। हम दोनों ने अपने घर को मनचाहे रूप से सजाया, कई प्लान बनाए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यह होगा वह होगा, और ना जाने क्या क्या सोचते। हंसते खिलखिलाते हाथों में हाथ डाले जीवन के सुनहरे पल पंख लगाकर उड़ गए। उस समय मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझने लगा। देहरादून आने के बाद मैं प्रीति को अपने से दूर नहीं भेजना चाहता था।
चाहता था कि प्रीति मेरे बाहों के घेरे में सदा रहे। और इसमें मैंने गलत भी क्या चाहा था? हर पति अपनी पत्नी को इसी तरह तो चाहता है। मैंने उसे कहा भी था कि प्रीति, मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, सब सुख सुविधाएं हैं, तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर यहीं रहो मेरे साथ और यहाँ के कॉलेज में जॉब भी कर लो। मुझे लगा कि प्रीति मान गई। फिर मैं निश्चिंत हो गया। मैं तो यही सोचता था कि लड़कियां तभी नौकरी करती हैं जब वे जीवन यापन के लिए मजबूर हो जाती हैं। लेकिन प्रीति ने मुझसे झूठ बोला। उसने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अपनी छुट्टियां बढ़ा ली थी। मुझे लगता था कि प्रीति मेरे साथ खुश है। उसने यहाँ आकर जाना कि यहाँ जिंदगी कितनी अलग है। यहाँ एक ऑफिस क्लब था जिसका मैं भी सदस्य था। वहाँ पार्टियाँ होती रहती थीं। प्रीति को पार्टियों में जाना बहुत अच्छा लगता था। शुरू शुरू में वह क्लब में डांस करने में हिचकिचाती थी। उस समय मैंने ही उसे बहुत संबल दिया। मेरे प्रोत्साहित करने पर धीरे धीरे वह सबके साथ खुलने लगी और जल्द ही वह पार्टी में आकर्षण का केंद्र बनती चली गई। तब मुझे बुरा नहीं लगा था। मैं अपने सहकर्मियों के बीच गर्व महसूस करने लगा था, यह सोचकर कि सबकी बीवियों में मेरी बीवी ही इतनी सुंदर और आकर्षक है। अब सोचता हूँ कि शायद मैंने वही गलती कर दी। यदि मैं उसे वहीं रोक देता, मैं उसे वहीं समझा देता, तो शायद इतनी बात नहीं आगे बढ़ती। परंतु नहीं, मुझे बाद में समझ आया कि प्रीति बंधकर रहने वाली इंसान नहीं थी। वह तो स्वतंत्र आकाश में उड़ान भरने वाला परिंदा थी। उसने घर की परिधि में रहना नहीं सीखा था। यहाँ आकर उसे उड़ने के लिए खुला आसमान मिल गया था। उसे सजना संवरना, मौज मस्ती करना, सैर सपाटे, होटलों में खाना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था। शुरू शुरू में उसके मुंह में यह सब मुझे भी गलत नहीं लगता था, लेकिन हर बात की जब अति हो जाती है तब वही बात बुरी लगने लगती है। यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन प्रीति ने कहा, जानू, हम शादी के बाद कहीं हनीमून पर नहीं गए, चलो ना कहीं चलते हैं। मैं भी उसे मना नहीं कर सका। मैंने कहा, तुम ही बताओ कहाँ चलना है। जहाँ तुम चलो चलते हैं। और उसके कहने पर हम दोनों ने कश्मीर का ट्रिप बना लिया। फिरदौस ने सच ही कहा है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है। यह बात भी मैंने वहां जाकर ही जाना। हरी भरी वादियां, कलकल बहती नदियां, बर्फ से ढके पर्वत मन मोह लेते। श्रीनगर में डलझल शिकारे और गुलमर्ग, सोनमर्ग के बर्फीले पहाड़, फूलों से लगे बगीचे, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष आदि सभी कुछ बहुत ही मनमोहक। वह उन नज़ारों में खोकर रह गई। जगह जगह घूमना, फोटो खिंचाना उसका शौक था। मैंने भी उसे बहुत घुमाया, ढेरों तोहफे दिए, जी भरकर प्यार किया। उसके प्रेम में डूबा हुआ था मैं। तभी फिर अचानक मुझे उसके व्यवहार पर संदेह होने लगा। मैं जब भी ऑफिस से घर लौटकर आता तो वह कभी कभी घर पर नहीं मिलती थी। पूछने पर बहाने बना देती थी। धीरे धीरे वह मुझे इग्नोर करने लगी। फिर कई बार उसे किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले हंसते बतियाते देख संदेह कर गहराने लगा मेरा। जब मैंने उससे पूछा तो कि वह कौन था, तो वह जवाब में कहती कि तुम बेकार ही मुझ पर शक कर रहे हो, वह तो मेरा दोस्त था। इस बात से मैं क्षुब्ध रहने लगा। वह मुझे धोखा दे रही थी। मैं उसके प्रेम में इतना पागल था कि उसके द्वारा दिए जा रहे धोखे को धोखा मानने को तैयार ही नहीं था। मेरा प्यार मुझसे दूर होता जा रहा था। उसके व्यवहार में मैं बदलाव महसूस कर रहा था। ऐसा लगता कि वह मुझसे बोर हो चुकी है और अब कोई दूसरा तलाश रही है। कई बार मन करता कि पूछूं कि प्रीति, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम किस बात का मुझसे बदला ले रही हो? अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं रहा क्या तुम्हें? और आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसकी तरफ से किसी भी क्यों का कोई जवाब नहीं था। मेरा मन बहुत दुखी था और सांत्वना देने वाला मेरे पास कोई नहीं था। कई बार घर में अकेले बैठे सोचता रहता कि मुझसे कहाँ गलती होगी। क्या प्रीति को चुनने में मुझसे कोई भूल हुई? कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता। आखिर मैं एक मर्द हूँ। प्रीति का मुझे यूं अनदेखा करना, उसका बेगानापन, पराये लोगों के साथ घूमना, कई कई घंटे घर से गायब रहना अब सहन नहीं हो रहा था मुझे। मेरा दिल टूट चुका था। फिर मैंने सब्र किया, यह सोचकर कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। एक रात क्लब में पार्टी थी। उस समय प्रीति बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वह अपने होश में नहीं थी। उसने ज़्यादा पी ली थी। पहली बार देखा उसके हाथ में सिगरेट भी थी और वह अफसरों के बीच बेतरतीब तरीके से पश्चिमी संगीत पर नाच रही थी। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मैंने उसके पास जाकर कहा, प्रीति, चलो घर चलते हैं। उसने मेरा हाथ झटक दिया। मैंने फिर कोशिश की, परंतु नाकामयाब रहा। मैं वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, पर जब पानी सिर से ऊपर निकलने लगा तब अंत में मैं उसे घसीटता हुआ घर ले आया। उस दिन से वह मुझसे नाराज रहने लगी, क्योंकि पार्टी में मैंने उसका अपमान जो किया था। घर आते ही वह मुझ पर बरस पड़ी।
तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हर किसी को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का हक है। तुम मुझसे यह हक नहीं छीन सकते। प्रीति लगातार बोले जा रही थी। यहाँ कोई फिल्म का दृश्य नहीं फिल्माया जा रहा था। यहाँ हकीकत में मेरी जिंदगी पर बनाई थी। स्थिति मेरे हाथ से निकलती जा रही थी। इसी बीच मम्मी पापा का फ़ोन आया। बहुत दिन हो गए हैं तुम लोगों से मिले, बड़ी याद आ रही है, सो हम कल आ रहे हैं। सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने उनके आने की खबर जब प्रीति को सुनाई तो उसने कोई खुशी जाहिर नहीं की। उसके माथे की त्योरियां चढ़ गईं क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में खलल पड़ने वाला था। यह वही प्रीति थी जो अपने सास ससुर का बहुत आदर करती थी और वे भी उसे बेहद चाहते थे। उसका ऐसा मन देखकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उसे बहुत समझाया, वे तो कुछ ही दिनों के लिए आ रहे हैं, तुम उनसे प्यार से मिलोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मगर प्रीति नहीं मानी। उसने उनसे निभाया कुछ नहीं और ना ही उनका मान सम्मान किया। मैंने सोचा था कि मम्मी आकर उसे समझा लेंगी और पापा के सामने शर्म से प्रीति भी सही राह पर आ जाएगी, परंतु प्रीति का व्यवहार देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मी उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी। विवाह के बंधन, पति पत्नी के बीच का टूट संबंध, समाज का डर, रिश्ते नाते उसे कुछ बांध नहीं सका। मम्मी उसे व्रत, तीज, त्योहार, रीति रिवाज समझाने के प्रयत्न करती तो वह उल्टी सीधी बातें करके मम्मी का अपमान करती। बात बात पर मम्मी से तर्क वितर्क करती। मम्मी ने भी थककर हथियार डाल दिए। दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ते चले गए। सास ससुर अब प्रीति को बोझ लग रहे थे। इस स्थिति में जीना दूभर हो गया था। मेरे गले में जैसे फंदा सा कसता जा रहा था। मम्मी पापा से मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। उनका प्रीति के साथ रहना भी मुश्किल हो रहा था और वे मुझे इस हालत में छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। मैं तो जैसे सलीब पर टंग गया। एक रात प्रीति को समझाते समझाते मैं थक गया। वह बराबर मम्मी पापा के लिए अनाप शनाप कहे जा रही थी, उन्हें अपमानित कर रही थी। यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह अपना तकिया उठाकर बाहर जाने लगी और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा माई फुट। उसकी इस बदतमीजी से खींचकर स्वतः ही मेरा हाथ ऊपर उठ गया। मैंने उससे कहा, सॉरी बोलो प्रीति। प्रीति ने कहा, किस बात के लिए सॉरी बोलूं? तुम सॉरी बोलो, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। प्रीति ने माफ़ी नहीं मांगी, उल्टी जोर जोर से चिल्लाने लगी। यहाँ से जाने का बहाना मिल गया था उसे। बस फिर क्या था। उसने अपना सूटकेस उतारा और उसमें अपना सामान पैक कर दिल्ली अपने पीहर चली गई। हाँ, वह दिल्ली की रहने वाली थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी मौके की तलाश में ही थी। मुझे खुद पर ग्लानि हो आई कि यह क्या कर दिया मैंने। उसे मनाते मनाते ही उसे खो दिया। मैंने उसे बहुत रोकना चाहा, अनजाने में घबराकर कि कहीं उसे खो ना दूँ। मैंने माफ़ी भी मांगी उससे, लेकिन फिर उसने एक न सुनी। लगा उसे बहुत अभिमान हो गया था शायद। उस घमंड ने उसे झुकने तक नहीं दिया, ना ही अपनी गलती की माफ़ी मांगने दी। तभी मेरे मन ने मुझे धिक्कारा कि गलती करके भी माफ़ी ना मांगे और माँ बाप का सम्मान न कर सके, ऐसा खोखला व्यक्तित्व है उसका। जिसके पीछे तू दीवाना हो रहा है, जाने दे उसे, चले जाने दे। उसी दिन खत्म हो गया वह रिश्ता। शोर सुनकर मम्मी पापा बाहर आ गए थे। मम्मी पागलों की तरह बहू बहू पुकारती रही। कभी मेरी तरफ हाथ पसारती तो कभी दरवाजे की तरफ प्रीति को रोक लेने को दौड़ती, लेकिन प्रीति ने फिर भी किसी की ना सुनी, ना ही पीछे मुड़कर ही देखा। पापा शांत अपनी कुर्सी पर बैठे हुए यह तमाशा देखते रहे, कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। चुप न रहते तो क्या करते। और फिर इस तरह से सोने दिनों की शुरुआत हो गई और यह सोनेपन का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहा, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। एक घर 3 कोनों में बढ़ गया। मैं, पापा और मम्मी खाने के टेबल पर कभी कभी साथ हो लेते। वे दोनों कभी कभी साथ बैठते, बतियाते और जी हल्का कर लेते, परंतु मैं कोने का अंधारा मेरे मन की कसक बढ़ती ही गई। कुछ दिन बाद वे लोग भी चले गए। इतने बड़े बंगले में समय गुजारना बहुत मुश्किल था मेरा। हर कोने में प्रीति की यादें बसी थी। समय काटे नहीं कटते था। अकेले रहते हुए सोनापन मेरे मन में रम गया। अगर ऑफिस में कोई जोर से बोलता तो मैं चौंक जाता। सभी काम होते थे, लेकिन कहीं भी मन नहीं लगता। किसी से हंसी मजाक करना बिल्कुल ना सुहाता था मुझे। उस दिन भी क्लब में बैठा था, सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, यार विक्रम, तूने मोहित को देखा? उसने हाथ का इशारा करके कहा, वहाँ उस कोने वाली टेबल पर है। वह आजकल बहुत पीने लगा है। तभी तो, पहले जैसा वह नहीं रहा। जानते हो ना उसे? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत हंसमुख हुआ करता था वह। यह सुरेंद्र ही था जो विक्रम को मेरे बारे में बता रहा था। विक्रम इसी महीने यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया था। अब वह पहले वाला मोहित नहीं रहा। न वह हंसता है, न ही मजाक करता है। सुरेंद्र बोला,
विक्रम ने अचंभित होकर पूछा, ऐसा क्या हो गया भाई उसके साथ? उसने विक्रम को बताया, धोखा दे गई इसकी पत्नी इसे, शायद किसी के साथ भाग गई, तभी से यह देवदास बना फिरता है। मन हुआ जाकर उसका गला पकड़ लूं या जबान खींच लूं उसकी, पर यह सोचकर कि गलत भी तो नहीं कह रहा है वह, मैं चुपचाप वहां से उठकर चला आया। ऐसे जुमले अक्सर महफिलों में, पार्टियों में मेरे बारे में सुनाई देने लगे थे मुझे। शुरू में बुरा लगता, लेकिन धीरे धीरे यह सब सुनने की आदत हो गई मुझे। एक दिन पापा का फ़ोन आया, कहने लगे, यहाँ आ जाओ, कोई बात करनी है तुमसे। बहुत दिनों बाद उन्होंने मौन तोड़ा था और संयत होकर मुझे अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे उससे तलाक लेने के लिए स्वयं को तैयार करने में काफ़ी समय लग गया। पापा की भी यही इच्छा थी। असल में उम्मीद लगाए बैठा था कि प्रीति एक न एक दिन जरूर लौट आएगी। वह भी मुझसे ज़्यादा दिन अलग नहीं रह पाएगी। लेकिन मैं प्रतिदिन उसका इंतज़ार करता ही रह गया। उसे नहीं आना था तो वह नहीं आई। कोर्ट कचहरी के चक्कर इंसान को तोड़कर रख देते हैं, यह मैंने तभी जाना था। सम्मन आते थे, तारीखें पड़ती थीं, जिरह होती थी। वकीलों के वाकजाल से भला कौन बच सकता? कोर्ट में झूठे सच्चे आरोप और उन्हें सिद्ध करने के प्रयास। इस सारी प्रक्रिया के दौरान मानसिक तनाव के बीच में धीमी गति से गुजरता हुआ जीवन, ऐसे कितनी ही भयानक रातें मुझे गुजारनी पड़ी। एक रात वह भी थी जिस दिन प्रीति घर छोड़कर गई थी। वह अमावस की रात से भी ज़्यादा काली रात थी। बाहर तो घना अंधेरा था ही, लेकिन मन के अंदर भी तूफान उठ रहा था। हर बार चीखने का मन करता था। मन यह पूछना चाहता था कि प्रीति, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ धोखा किया? मैंने तो तुम्हें पलकों पर बिठाया था, जी जान से प्यार किया था। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तुम मुझसे कहती तो सही। सोचता हूँ कि अंततः फैसला होगा ही और वह इस विवाह बंधन से मुक्त हो जाएगी। वह तो निर्मोही है, धोखेबाज है, न जाने किस मिट्टी की बनी है, लेकिन मैंने तो उससे प्यार किया था, सच्चा प्यार किया है और शायद जीवन पर्यंत करता ही रहूँगा। मैं आज भी स्वयं को इस तलाक के लिए राजी नहीं कर पाया। जो परिवार और समाज चाहता था वह उसने हमारे बीच करवा दिया, मगर मैंने उसे दिल से माना। यह कैसा प्रेम संबंध था, यह कैसा विवाह संबंध था जिसे मैंने माना, लेकिन उसने नहीं माना। यह कसक सदा मेरे मन में रहेगी कि क्यों प्रीति, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे धोखा दिया? अगर तुम्हें दूसरों के साथ ही रहना था तो क्यों मुझसे शादी किया? इस सवाल का जवाब दो। आखिर वह समय भी आ गया जब हमारे बीच तलाक हो गई। लेकिन उस दिन मैंने प्रीति से आखिरकार पूछ ही लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, लेकिन वह मेरे सामने रहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।